So, good morning, friends. We are into our next lecture of the groundwater recharge. In this today's lecture, we will discuss about the wastewater recharge and the details of the rainwater harvesting. These two we will try to cover today. As you all know, that crores of the wastewater is being produced every day, not every month, every week, or every year, but crores of the liter of water, wastewater, is being produced by every city every day. And if unfortunately this water is make waste, as the name suggests, and is being let out, is wasted, is being let out in the streams, or is being allowed to evaporate, then it is of no use, it is useless. We are only wasting our natural resources, which are slowly depleting. Therefore, the importance of the use of this wastewater somewhere or other has come to the knowledge of the experts in this field. So therefore, one of the way of using this wastewater, reusing you can say, is for the recharge of the groundwater. So therefore, it is included in our syllabus. Again, the recharge of the groundwater with the help of the wastewater is not different than what we have learnt earlier regarding the water recharge, groundwater recharge. जो हमने इसके पहले के जो भी 2-3 लेक्चर्स में पढ़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में, वही प्रिंसिपल हमें वेस्ट वाटर रिचार्ज में अप्लाई करने के है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जैसे बोला कि हमारे छोटे बड़े शहर, खेड़े, गांव, कुछ भी हो, बिग cities, smaller towns, or maybe bit smaller villages, एवरीवेयर वाटर इज नीडेड। हर जगह पानी की जरूरत है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हमारे सभी चीजों के लिए जरूरी है। तो वो पूरा के पूरा पानी कंज्यूम नहीं होता, कुछ मैक्सिमम 80% वाटर इज वेस्ट, तो उसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये हम वेस्ट वाटर रिचार्ज का एक वन ऑफ द यूज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे नागपुर में नॉट लेस देन, यानी हमारी जैसी पॉपुलेशन है 15 से 20 लाख है, हर एक को कम से कम 150 लीटर हर रोज पानी की पर एवरी कैपिटा, एवरी पर्सन नीड्स एटलीस्ट 150 liters. So you can calculate that for 20 lakh people how much wastewater is produced, not less than 3 crores of the liter. और उसमें से हम सिर्फ लगे तो 70% ही पकड़ते हैं जो पानी बहा के जाता है, 1.5 या 2 करोड़ लीटर पर डे, और ये नाग नाले से बह के वेस्ट चले जाता है। एक यूज इसका नागपुर में बहुत अच्छा किया है, वो ऐसा है कि ये वेस्ट वाटर को ट्रीट करके, ये जो सीवेज है, ये सीवेज को ट्रीट करके उसमें से वाटर ट्रीटेड अच्छा निकालते हैं, और वो इट इज यूज्ड फॉर द टर्बाइंस ऑफ कोराडी थर्मल पावर स्टेशन। उससे नागपुर महानगर पालिका ये पानी बेच के पैसा भी कमाती है। देखो कितना मल्टीपर्पज है, सिर्फ उसको ट्रीटमेंट देती है। तो ऐसे ही दूसरा हम पानी का यूज कर सकते हैं वेस्ट वाटर का, बट आफ्टर द ट्रीटमेंट है, बिकॉज वेस्ट वाटर कैनॉट बी थ्रोन और कैनॉट बी इंजेक्टेड for the water recharge, groundwater recharge without treatment, because wastewater contains lot of the pathogenic bacteria, the viruses,
all those things which are not गुड फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये हमें वेस्ट वाटर रिचार्ज के ऊपर में नोट आती है एग्जाम में, तो ये इन शॉर्ट हमको लिखते आना चाहिए कि वेस्ट वाटर का प्रोडक्शन कितना होता है, और उसका जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो हम बाकी जो रिचार्ज मेथड इसके पहले पढ़े हैं कि स्प्रेडिंग मेथड, सरफेस स्प्रेडिंग, इंजेक्शन मेथड्स, वही मेथड हम इसमें भी यूज करने वाले हैं। सिर्फ वो वेस्ट वाटर को पहले हम ट्रीटमेंट करेंगे, we will make that water to be reusable, then only we will make it for, or we will use it for the groundwater recharge। ठीक है, बाकी मैंने बोला वो इसमें और जो है वो वही टेक्निक्स है, सरफेस स्प्रेडिंग टेक्निक, यानी जो वेस्ट वाटर है वो जमीन के ऊपर में स्प्रेड कर देना, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द टैंक्स, पॉन्ड्स, basins, pits, canals, weir by constructing the weirs, ये जो वेस्ट वाटर है, ताकि it will percolate, it will permeate, it will infiltrate into the soil from the vadose zone, that is from the unsaturated zone to the saturated zone, and ultimately this will recharge the either the unconfined aquifer और द कन्फाइंड एक्वीफर, है ना। सो द डिटेन, उसको डिटेंशन एरिया बोलेंगे, जहां पे पानी हमने रोक के रखा है, जहां पे पानी स्प्रेड किया है सरफेस स्प्रेडिंग में। सो द डिटेंशन एरिया इज फिल्ड विद द रिचार्ज लिक्विड, दैट इज वाटर, विच इनफिल्ट्रेट्स थ्रू द अनसैचुरेटेड जोन टू द सैचुरेटेड जोन, है ना। अभी तक के मुझे लगता है ये अपने जो 16-17 जो लोग रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी है 16, 17, 20, 21 करते हैं, तो ये तो अभी इसमें ये वर्ड्स से वाकिफ हो चुके हैं, और आप अच्छे नहीं कुछ तो एक अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने एक्सपर्ट हो गए ऐसा मुझे लगता है। तो ये सरफेस स्प्रेडिंग हो गया। तो वेरियस टाइप्स ऑफ द सरफेस स्प्रेडिंग वी विल सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स टू कम। एंड इंजेक्शन टेक्निक्स, है ना, 2 वर्ड है, इंजेक्शन टेक्निक्स। तो इंजेक्शन टेक्निक मैंने समझा है जैसा हम डॉक्टर हमें इंजेक्शन देता है ने क्या करता है, ही इंजेक्ट्स, INJECT, ही इंजेक्ट्स द मेडिसिन्स via that needle through our body, into our body। In the same way, with the help of certain injection technology, the wastewater is being injected into the aquifers or below the ground। इसलिए उसको इंजेक्शन टेक्निक्स बोलते हैं। अब ये इंजेक्ट कैसा करेंगे जमीन के नीचे, तो उसके लिए हम आइदर वी विल यूज द एग्जिस्टिंग वेल और एग्जिस्टिंग borewell, or if we want we can artificially also bore the drill holes into the soil, and we will force the water to go inside the soil with the help of certain pressure or the force, by either by the gravity or by forcing, or by making the force to enter that liquid, recharge liquid, into an aquifer or permeable region of vadose zone। ठीक है, these are the two methods, spreading method and the injection method। I think you all must have got what I mean to say। So the first one is a spreading method। Again, as I have told, spread करना यानी फैलाना। This method involves surface spreading of water in the basins, तालाब, that are excavated in existing terrain। अभी जो अवेलेबल हमारे पास में जो जमीन है वहां पे तालाब खोदेंगे और उसमें ये पानी हम जमा करेंगे। जनरली ये तालाब जहां हम, या ये जनरली ये पानी, दिस वेस्ट वाटर वी वांट टू percolate, we will choose the soil as more permeable soil। We will choose the strata over which this water is to be spread to be more permeable, so that it will be suitable, and maintenance of layer of water over the highly permeable soil is necessary। अब क्या होता है
कि ये जो वेस्ट वाटर है पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद में भी इसमें कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स रह जाते हैं, है ना, कुछ some suspended or the colloidal particles remains into this wastewater, which are not, which may not be harmful to the human body from the virus or bacteria or pathological point of view. लेकिन ये जब जमीन में हम परकोलेट करते हैं तो जो सॉइल है, सॉइल की स्ट्रक्चर उसमें पोर्स रहते हैं, बारीक बारीक पोर्स। पोर्स और वाइड्स में दो फर्क है। पोर बहुत बारीक रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, एंड वाइड्स आर बिट बिग, ऑफ बिग डायमीटर्स. So through these pores, this waste water infiltrates into the groundwater. तो वो पोर में से ये वेस्ट वाटर जाते जाते जो उसमें सस्पेंडेड या कोलाइडल पार्टिकल है वो पोर में रुक जाते हैं. दोस पोर्स एक्ट एज ए सीव, और फिर वो पोर धीरे धीरे ये पार्टिकल के कारण वो पोर के जो पोर में ये पैक कर डालते हैं वो पोर को, और वो सॉइल को धीरे धीरे इम्परमिएबल करना चालू करते हैं. तो इसलिए क्या है कि ऐसी जो सॉइल है या ऐसा जो स्ट्राटा है जिसमें से ये हम वी यूज दिस मेथड ऑफ द स्प्रेडिंग फॉर द परकुलेशन, दैट स्ट्राटा नीड्स टू बी मेंटेन्ड. उसमें से वो जो जमा हुई सस्पेंडेड मटेरियल है उसको हम कैसा निकाल सकते हैं, वो हमें मेंटेनेंस उसका करना पड़ेगा. मेंटेनेंस ऑफ द लेयर ऑफ दैट वाटर, ऑफ दैट सॉइल नीड्स. द कॉमन प्रॉब्लम एज जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड इन रिचार्जिंग बाय सरफेस स्प्रेडिंग is clogging or blocking of the surface material by the suspended sediment in the recharge water or microbial growth. क्योंकि कुछ माइक्रो बैक्टीरियाज रहते हैं और वो माइक्रोबैक्टीरिया ये जो हमारा सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर है जो ये पोर्स में ब्लॉक हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, तो उसको खाने के लिए वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के कारण फिर ये सरफेस मटेरियल, ये सस्पेंडेड सेडिमेंट जो है, ये सस्पेंडेड सेडिमेंट में वो ग्रोथ होती है. वो यदि हेल्दी बैक्टीरिया है तो ठीक है, लेकिन अनहेल्दी है तो वो बैक्टीरियाज आर डेंजरस. So therefore we need certain maintenance or the treatment to such permeable strata, लेकिन वो इकोनॉमिकल है, बहुत महंगा नहीं है, और वो we can go for that method of surface spreading into the ponds, into the reservoirs, etc., etc. The second is the recharge pits and shafts. Pits यानी खड्डे जिनकी लिमिटेड डेप्थ रहती है उसको पिट्स बोलेंगे, 1-2 मीटर 3 मीटर. और शाफ्ट यानी लाइक ए वेल, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर तक के जो वी एक्सकवेट दी वेल्स ऑफ सर्टेन डायमीटर्स, 1, 2, 3, 4 मीटर डायमीटर्स, दे आर कॉल्ड एज द शाफ्ट्स. सो वी कैन रिचार्ज थ्रू दिस पिट्स एंड शाफ्ट्स इन द पैचेस ऑफ लो परमिएबिलिटी, जहां पे ऊपर के स्ट्राटा की परमिएबिलिटी कम है, बिटवीन द लैंड सरफेस एंड द वाटर टेबल. इसके बीच में जो भी स्ट्राटा है, इसके बीच में जो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, उसकी यदि परमिएबिलिटी कम है और उसमें से सरफेस स्प्रेडिंग के कारण हमारा पानी अंदर परकुलेट नहीं होता है, तो फिर हम क्या करेंगे कि वी विल एक्सकवेट द रिचार्ज पिट्स एंड शाफ्ट, and through these pits and shafts we will make or we will penetrate this water to the permeable strata. सिर्फ क्या करेंगे कि ये जो रिचार्ज पिट या शाफ्ट्स है इनको ओपन नहीं रखेंगे, डायरेक्ट पानी नहीं जाने देंगे उसमें ये वेस्ट वाटर. we will refill this with the at the bottom more permeable larger size aggregates और द मेटल, उसके ऊपर में टू सम डेप्थ लेसर साइज एग्रीगेट्स, उसके ऊपर में कोर्सर सैंड एक्सेट्रा. ऐसे 3 लेयर में उसमें वी विल मेक द परमिएबल
medium available for this wastewater to permeate into the to permeate or to reach or to penetrate to the groundwater where we need to send. So in this way we can recharge. ठीक है, ऐसा फिर बाकी टेक्निकल मैटर है कि रेट ऑफ द रिचार्ज हैज बीन फाउंड टू इंक्रीज एट द साइड स्लोप्स ऑफ द पीट्स आर इंक्रीज. साइड स्लोप है ना, पीट हम एक्सकवेट करते हैं तो नेचुरली उसको स्लोप देते हैं, ऊपर में ज्यादा विड्थ देते हैं, नीचे में थोड़ी कम विड्थ विथ सम 1:1 स्लोप, 2:1 स्लोप. तो उसमें नेचुरली द वाटर गेट्स द स्लोपिंग सरफेस फॉर द मूवमेंट एंड देयरफॉर इट इज more it moves or recharges more or fast. Unfiltered runoff water leaves a thin film of sediment on the sides and bottom of the pit, which requires maintenance in order to sustain the high recharge rates. जो रन ऑफ वाटर है, बरसात का पानी जो रन ऑफ में कन्वर्ट होता है, वो अनफिल्टर्ड, यानी उसको हमने हरदम फिल्टर करके ही ये पीट्स और शाफ्ट्स में छोड़ना चाहिए. नहीं तो क्या होगा कि उसके साथ में सिल्ट आएगी और वो सिल्ट की थिन फिल्म सबसे ऊपरी जो लेयर है हमारी कोर्सर सैंड की, उसके ऊपर में जमा होगी एंड इट विल एक्ट एज ए इम्परमिएबल फिल्म एंड इट विल नॉट अलाउ द द सीपेज ऑफ द artificial recharge wastewater. As I have told you, the shafts may be circular, rectangular, or the square cross section, and as it is to be backfilled with the porous material. Excavation may terminate up to water table. वाटर टेबल के तक के पहुंचने का हम ट्राई करेंगे ऐसे पीट्स और शाफ्ट्स के माध्यम से. Recharge rates in both shafts and pits may decrease with time due to accumulation of the fine grained material, that is the silt, and plugging effect or clogging effect brought about by the microbial activity. ठीक है, जो हमने इसके पहले प्लगिंग या क्लॉगिंग समझा वो. एक तीसरी मेथड है ना, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये वही मेथड है जो हम नेचुरल वाटर को यूज करते हैं फॉर द ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए. अगेन वेस्ट वाटर के लिए वही है, डीचेस या ट्रेंचेस, pits, shafts, and bit different is the ditches, trenches or furrows. तीसरा वर्ड है furrows, हमने पिछली बार देखा था furrows. These are nothing but the long narrow pits, you can say. What are the ditches and trenches or the furrows? Are nothing but the long narrow trench or the pits. पीट्स का क्या है कि साइज फिक्स रहता है, सरफेस एरिया उसका, उसको लेंथ नहीं रहती ज्यादा, लेंथ और उसकी जो विड्थ है वो लगभग सरी की रहती है या ज्यादा से ज्यादा 2:1 साइज में रहती है. लेकिन ये जो ट्रेंचेस है या जिसको हम डीचेस बोलते हैं या जिसको फरोज बोलते हैं, इसको हमारे जनरल लैंग्वेज में हम नाली करके बोलेंगे, है ना. नाली बोलते हैं, नाली कैसी ऐसी लंबी रहती है जिसको लेंथ रहती है, थोड़ी विड्थ भी रहती है और डेप्थ भी उसको रहती है. सो उसको बोलेंगे डीचेस और ट्रेंचेस. बाय एक्सकवेटिंग सच डीचेस एंड ट्रेंचेस और द फरोज ओवर द ग्राउंड सरफेस where the bottom width is less than the depth is designed to suit the topographic and geological conditions, and we will make the treated wastewater again to percolate, to permeate, to infiltrate through these artificially excavated ditches, trenches or the furrows. Again, precaution is to be taken that these ditches, trenches or the furrows are to be refilled with the certain filter material, permeable material. A layout for the ditch and flooding recharge project could include a series of the ditches, trenches or the furrows as per the topographic slope. जमीन का जैसा उतार वगैरह है उस हिसाब से करेंगे. The ditches could terminate in a collection ditch designed to carry away the water
that does not infiltrate in order to avoid ponding and to reduce the accumulation of the material. All these ditches, trenches or the furrows are connected to a main ditch, to a main trench, जिसको collection ditch बोलेंगे, जिसमें ये वेस्ट वाटर हम छोड़ेंगे, जिसमें कलेक्ट करेंगे. ये कोई परकोलेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करेंगे, ये बाकी डिचेस के लिए जिसमें परकोलेट करना है. ओपन वेल्स है या बोर वेल्स है, उसमें भी हम कर सकते हैं रिचार्ज वेल्स और द इंजेक्शन वेल्स. अगेन वेयर द अपर स्ट्राटा in the Vadod zone is impermeable, there we can use the open wells or the recharge wells or the injection wells or the bore wells. But again, these are the artificially created excavated wells. हमारे पीने के पानी के वेल में नहीं हम ये वेस्ट वाटर परकोलेट करेंगे. इसके लिए हम अलग से वेल बनाएंगे, इसके लिए अलग से बोर वेल बनाएंगे. Are used directly recharge water into deep water bearing zones. इसके अंदर में जो वॉल है उसको केसिंग बोलेंगे. Cased through the material overlaying the aquifer, and if the earth material are unconsolidated, a screen can be placed in the well in the zone of injection. यानी ये जो साइडिंग है इसका, जिसको केसिंग बोलेंगे, उसके साइड को हम क्या करेंगे कि यदि पाइप दे रहे हैं या कोई हम समझो कंक्रीट का भी कर रहे हैं या कोई ब्रिक मैसनरी की लाइनिंग कर रहे हैं, तो उसको साइड में नीचे में छेद करेंगे, जिसको स्क्रीनिंग बोलेंगे. पाइप का दे रहे हैं तो उसको स्क्रीन देंगे, ताकि वाटर, ये क्यों देंगे, क्योंकि ऐसा भी स्ट्राटा हो सकता है कि ये रिचार्ज वेल में वो लूज यदि स्ट्राटा है नीचे में तो रिचार्ज वेल को ब्लॉक करेगा. तो वो स्ट्राटा को सपोर्ट तो देना ही है, उसके साथ में उसमें पानी भी परकोलेट करना है, तो उसको जाली देंगे नीचे में, so that the water we want to inject or water we want to go into these wells will permeate, will percolate, but the outside silt or the clay or any other sandy material will not block into the well, will not come into the well. As I have told you, these wells are suitable for the thick impervious top layers exist between the surface soil and the aquifer. A relatively high rate of recharge can be attained by this well. है ना, हम क्या कर रहे हैं कि direct we are using the wells or the medium to reach to the aquifer. So therefore, the rate of the recharge will be more. Clogging of the well screen or aquifer may lead to excessive buildup of the water level into the recharge well. ऐसा हो सकता है कि जो वेस्ट वाटर है इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है, इसमें कुछ कोलाइडल पार्टिकल है, तो जो स्क्रीन है, जो अंदर का वेल में का पानी एक्विफर में ले जा रही है, वो स्क्रीन क्लॉग हो सकती है, ब्लॉक हो सकती है. तो उसको क्लीन करने के लिए हमें कुछ तो भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मेंटेनेंस में आएगा. जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया, इसके थोड़े से ड्रॉबैक, क्योंकि कोई चीज जब हम समझ रहे कर तो उसकी एक ही साइड हमारे ध्यान में नहीं आना चाहिए. उसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या है वो भी हम समझ लेते हैं जब हम whenever we construct such recharge wells or the injection wells. जैसे अभी अपन ने एक डिस्कस किया कि सस्पेंडेड सेडिमेंट जो है या कोलाइडल सेडिमेंट जो है वेस्ट वाटर में, वो दे कैन क्लॉग द स्क्रीन्स अगेन which will in presence of the air, है ना. आपको लास्ट टाइम आपने पढ़ा है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, either in presence of the air or in absence of the air, due to this presence of organic suspended or colloidal material into this waste water, which gets blocked or clogged into the screen or into the well, results into formation of the microbacterial growth, and which may pollute the groundwater.
जो ओरिजिनल ग्राउंड वाटर है और ये जो रिचार्ज ग्राउंड वाटर हम करने वाले हैं वेस्ट वाटर, इसमें भी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, एंड विच रिजल्ट्स इनटू द पोल्यूशन of the existing groundwater. Sometimes this wastewater may contain some inorganic ionic material. So this may also result into the dispersion. Again, the reaction between the charging water, recharging water and the original groundwater may result into certain ionic reactions, which results into dispersion of the clay particles and swelling or uh, increase in the volume of this suspended or colloidal particle, and ionic precipitation may also take place, ultimately result into the blocking the way of the wastewater to the aquifers. Biochemical changes into the recharge water and the groundwater involving iron reducing bacteria or sulfate reducing organisms may result also sometimes into difference in temperature between recharge and the aquifer water. Again, as we have seen earlier, in this way the injection wells are there. These are bored or drilled from the upper surface, top surface to the aquifer part, and through these wells, through these bore holes, drilled holes, water, wastewater is injected with the help of the pump and the pipe and make arrive at this confined aquifer and recharge that confined aquifer or the unconfined aquifer or water holding aquifer, you can say, water holding area. Okay, now we will move on to a very important part. Again, as I have been telling you since we have started this is the area where you can work, and here you can, if you gain the sufficient knowledge, बहुत पीएचडी की जरूरी नहीं है, थोड़ी आइडिया हमें प्रैक्टिकल आइडिया आई, all this regarding the groundwater recharge, and if we could apply in practice, then this is the very important area where you can earn money, that is the rain water harvesting. वही है जो अभी तक के हमने पढ़ा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए ही है या और कहाँ हम कर सकते हैं वो पढ़ते हैं. हार्वेस्टिंग मैंने आपको बताया, जैसे हम कोई एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस करते हैं, एखादा धान है और बाकी अनाज है, इसका बुआई से लेके तो उसकी तोड़ाई तक की या सबसे फाइनल प्रोडक्ट तक के, फ्रॉम सोइंग, इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम सोइंग दैट इज बुआई टू हार्वेस्टिंग यानी फाइनल प्रोडक्ट, उसको हम एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग बोलते हैं. तो वैसे ही ये जो बरसात का पानी आता है, ये बरसात का पानी को हम कैसा इसको कॉन्जर्व करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और इसको कैसे फ्यूचर में यदि हम यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है. उसके जो वेरियस मेथड्स है उसको बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Is the it's technically we can define as it is the process of collection and storing of the rainwater that otherwise runs off and gets wasted either from the hilly catchment in the rural areas or from the top of our roofs, open spaces like parks, roads, etc. in urban areas. है ना, हमारे को मालूम है बहुत, यानी हम आंखों से ही देखते हैं, इसकी सीवियरिटी और गंभीरता आज हमें पता नहीं चल रही. फिर भी कुछ एरिया में प्रॉब्लम जाता है, धूपकाले में बरसात का धूपकाले में पानी नहीं मिलता, बहुत सारे एरिया में लोगों को 5-5, 10-10 किलोमीटर से वेल से पानी लाना पड़ता है, कुएं से पानी लाना पड़ता है. जहां इजीली अवेलेबल है वहां पे कोई अभी तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है,
लेकिन धीरे धीरे आने वाला है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। पानी पीने वाले या वापर पॉपुलेशन बढ़ रही है, पीने वाले बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाने वाले बढ़ रहे हैं, खाने वाले बढ़ रहे हैं तो खेती में अनाज ज्यादा पैदा करना पड़ेगा, अनाज ज्यादा पैदा करना पड़ेगा तो पानी ज्यादा लगेगा। ये सब एक में से रिलेटेड है और सब पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो दो ही चीजें हैं पॉसिबल, आइदर कंट्रोल द पॉपुलेशन और इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर। Natural quantity we cannot produce the water, so only whatever water is there that we can harvest. बरसात का पानी तो फॉर्चुनेटली हमारे भारत में बहुत आता है, तो वो पानी को हमें हार्वेस्ट करना है। जो हम बरसात में देखते हैं जुलाई अगस्त सितंबर में फ्लड्स में बह के चले जाता है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, स्टोरिंग ऑफ द रेन वाटर विच अदरवाइज रन्स ऑफ, रन ऑफ आपको मालूम है, रन्स ऑफ जो बह के चला जाता है एंड गेट्स वेस्टेड आइदर फ्रॉम द हिली कैचमेंट और एनी कैचमेंट इन द रूरल एरियाज। क्योंकि ये रूरल एरिया के बारे में बोल रहे हैं, तो खेड़े का जो एरिया है वहां पे कैचमेंट में आया हुआ पानी पूरा बह के चला जाता है, या हमारे शहर में या कोई भी गांव में जो छत जो रहते हैं हमारे रूफ्स, उसके ऊपर पानी गिरता है और वो फिर से नीचे गिर के वेस्ट चला जाता है। या खुली जगह जैसे कोई पार्क है, खेत है, वहां से जाता है। रोड्स है, आज हम कंक्रीट रोड बना रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ द रोड्स आर देयर, सो दे आर इम्परमिएबल पैचेस वेयर द वाटर कैनॉट परमिएट इनटू द सॉइल। तो वहां से बहने वाला पानी जो शहर इलाके में, अर्बन एरिया में, वो पानी को बचाना। इफ वी कलेक्ट दिस वाटर, इफ वी प्रिजर्व दिस वाटर, ये पानी कलेक्ट करने के बाद में इसको यदि प्रिजर्व करके रखते हैं तो इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन। हमारे रोजाना वापर हाउस होल्ड यूज के लिए कर सकते हैं। हमारे जो जानवर है, गाय भैंसे है, उनको पीने के लिए कर सकते हैं, एंड इवन ड्रिंकिंग आफ्टर ट्रीटमेंट। आप सब लोगों, आप में से बहुत सारे या कुछ लोग कभी राजस्थान गए होंगे या राजस्थान में भी, राजस्थान के भी होंगे। आप एक आधे बार देखिए वो राजस्थान में ये बरसात का पानी घर घरों में कैसा कंजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, और वो बाद में कैसा यूज करते हैं। बहुत कम बारिश आती है कुछ पैचेस में। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो इन शॉर्ट, what does rainwater do? Rainwater recharges groundwater and becomes available for use in future or afterwards. This rainwater harvesting not only conserves, preserves the water which otherwise would have run off or wasted, but this harvesting can also prevent the local flooding in many areas caused by the runoff water. यदि हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोग करते हैं तो इससे जो पूर आता है, जो फ्लड आता है, वो फ्लड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ collecting, conveying and storing water from the rainfall in an area for the beneficial use, where it can be stored in the tanks, either artificially created tanks or the natural tanks, reservoirs, underground storages. राजस्थान में जो बरसात का पानी है, वहां पे हर घरों में जमीन के जो उनका बेसमेंट है, जिसको तड़ मजला करके बोलते हैं, दैट बेसमेंट एक्ट्स एज ए अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ ऑल द रेनफॉल वाटर। एखादा नीचे में टाकी बनाई जाती है उनके घरों में, और उसमें ये बरसात का पानी वो जमा करके रखते हैं, और वो साल भर बाद में यूज करते हैं धूपकाले में वगैरह। या आखिरी में हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली आफ्टर दिस वाटर इज बीइंग हार्वेस्टेड, इज बीइंग स्टोर्ड और कंजर्व्ड, इट इज अगेन reused in the hydrological cycle.
ठीक है, फिर से नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमारी शुरू रहती है ना। निसर्ग के जितना हम हेल्प करेंगे उतना इट विल गिव अस इन बैक। द प्रॉब्लम विद द ह्यूमंस आर दैट, हमारे पास में क्या, हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम है कि हम नेचर जो भी देता है उसको खींच खींच के खाते हैं। कल परसों आपने भी देखा होगा, दशहरा हो गया कल, और वो शाम को हम लोगों के घर जाते हैं। अभी कोरोना में तो नहीं जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन घर में वो मराठी में उसको आपटा, या वो ट्री का नाम है आपटे, आपटा, या सोने, हमारे जनरल लैंग्वेज में सोना देना करके बोलते हैं, सोने का पान है ना। वो हरे झाड़ का पत्ता रहता है, झाड़ का नाम नहीं मालूम, तो वो है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, सोन्याचं पान देतो आपण मराठी में बोलते हैं। आपके बाकी एरिया में, उत्तर प्रदेश बिहार में कहीं देते हैं कि नहीं मालूम, महाराष्ट्र में वो सोने का पान देते हैं, झाड़ का पान। तो कल मैं देखता हूँ आजू बाजू वो झाड़ लगे हैं बहुत सारे। तो वो पहले 2-3 दिन से वो झाड़ के पत्ते लोगों ने इतना तोड़ना चालू कर दिया है, कुछ लोगों ने चौक चौक में बेचते भी है उसको, कि वो झाड़ के पत्ते ही गायब हो गए। दैट ट्री हैज बिकम लीफलेस। एंड व्हाट वी आर डूइंग फॉर फॉलोइंग सच रिचुअल्स, वी आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर, है ना। थोड़ा सा ये हमने इसलिए ध्यान में रखना चाहिए। आपने भी देखा होगा, आप में से बहुत सारे, कि कितना ख्याल देते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो पत्ते के लिए पूरे झाड़ के झाड़ तोड़, उसके पत्ते तोड़ के, उसकी फांदिया तोड़ के वो झाड़ को लीफलेस बना दिया। और आज आप देखेंगे आपके आजू बाजू के वो सोने का झाड़, आपटे का झाड़ करके बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं मालूम मुझे क्या बोलते हैं उसको। वो झाड़ अभी बिल्कुल निष्पर्ण हो गया बिना पत्ते का। अरे व्हाट वी हैव अचीव्ड फॉर जस्ट 2-3 आवर्स ऑफ आवर रिचुअल्स, हमने वो झाड़ का बंट्याधार कर दिया। तो इससे हम भी नेचर को भी ऐसे ही यूज कर डालते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को। ठीक है, चलो अभी हम आगे में हमारे, द मेन कंपोनेंट्स इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में जो भी अलग अलग जो पैरामीटर्स है, जो कंपोनेंट्स है, जो हमने कंसिडर करना चाहिए, वो है पहला कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया तो मैं आपको, आप सब अभी उसमें एक्सपर्ट हो गए। इट इज द एरिया फ्रॉम वेयर द रेन वाटर इज बीइंग कलेक्टेड। दिस एरिया मे बी hilly, may be barren land, may be farms, agricultural area into the rural area, parks, playgrounds, roads, pavements, rooftops, etc. तो ये catchment area is one of the component over which the precipitation or the rain occurs. So therefore, it is one of the factor or where we need to concentrate. So when the rainfall occurs over all these types of the catchment areas, it needed to be taken to the place where we need to conserve or harvest the water, rainwater. So therefore, something taking medium or conveyance medium needed. जहां कैचमेंट एरिया में पानी गिरता है, वो रूफटॉप पे गिरता है, बगीचे में गिरता है, रास्ते पे गिरता है, खेल के मैदान पे गिरता है, तो वो पानी हमें, जहां हमें पानी रिचार्ज करना है, रेनफॉल हार्वेस्ट करना है, वहां तक ले जाना है। वो कौन से तो भी माध्यम से ले जाएंगे, तो उसको हम कंड्यूइट और कन्वेयंस चैनल बोलेंगे। इट इज द मीडियम और द मीन्स by which the rainwater is taken from the catchment area to the storage area or rain harvested area. ये क्या रहेंगे? This may be the drains, नालियां रहेगी, पाइप से ले जा सकते हैं, बड़ी नालियां या चैनल से ले जा सकते हैं, या समटाइम्स पीवीसी पाइप से वगैरह ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन साइट कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल
लोकली, क्योंकि ये अनइकोनॉमिकल भी नहीं होना चाहिए। तो ये साइट कंडीशन, मटेरियल उपलब्धता और पानी की उपलब्धता, उसके ऊपर कितना बड़ा पाइप देना, वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, ये दूसरा हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग में। तीसरा हो गया का ये पानी का कैचमेंट एरिया देखा, इसका मीडियम माध्यम देखा, जहां स्टोर करना है वो एरिया, सो स्टोरेज टैंक और द स्टोरेज रिजर्वायर। हियर द रेन वाटर इज स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज in urban areas, like the tanks could be made of the concrete or even in aquifer in rural area for the agricultural purposes. And as this water is being harvested, is being preserved, is being conserved, is being stored, so we need to give bit concentration on the quality of water. ठीक है, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं काय के पर्पस के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए या और कोई पर्पस के लिए, तो वो उसके लायक उसकी क्वालिटी रहे, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अर्बन एरिया यानी शहरी एरिया और रूरल एरिया यानी खेड़े का एरिया, हमारे गांव खेड़े का एरिया। अर्बन एरिया में रूफ टॉप रेन वाटर या रन ऑफ फ्रॉम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रन ऑफ हार्वेस्टिंग थ्रू द रिचार्ज पिट, रिचार्ज ट्रेंच, ट्यूब वेल और द रिचार्ज वेल। Rainwater harvesting in the rural areas, in the village areas, with the help of the gully plug, contour bund, gabion structure, percolation tank, check dam, cement plug, nala bund, recharge shaft, tug well recharge, ग्राउंड वाटर डैम्स एंड सब सरफेस डाइक्स, है ना। ग्राउंड वाटर डैम, इसलिए मैंने आज का लेक्चर शुरू होने के पहले थोड़ा सा आपको ये ग्राउंड वाटर डैम या सब सरफेस डैम या सैंड स्टोरेज डैम, इसके बारे में रिफ्रेश करवाया। ये हम फिर से इसमें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको, इट इज वन ऑफ द माध्यम, इट इज वन ऑफ द मीडियम विच इज यूज्ड फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वी विल सी वन बाय वन। गली प्लग, जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स है, एकदम छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स रहते हैं, नदी को नाले मिलते हैं, नाले को और छोटे नालियां मिलती है, बरसात का जो पानी लेके जाती है, तो इनको ही यदि हमने वहां पे छोटे छोटे नालियों में ही कहीं यदि हमने छोटे छोटे उनको बहते हुए पानी का रास्ता रोक दिया, प्लग कर दिया विद द हेल्प ऑफ सर्ट बाय अरेंजिंग, ये बहुत सस्ता काम है, विद द हेल्प ऑफ बिल्ड यूजिंग द लोकल स्टोन, लोकल जो आजू बाजू पत्थर है, या विद द हेल्प ऑफ द सॉइल, विद द हेल्प ऑफ द बुशेस, जो झाड़ पत्ते वगैरह है, इनको उसमें दबा दिया माटी में या पत्थर के इसमें, और ये छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटी जो नालियां है, उसको यदि वहीं पे यदि उसमें छोटे छोटे बंड्स या प्लग जिसको बोलते हैं, अक्रॉस वेरी स्मॉल गलीज, इसको रिव्यूलेट्स करके बोलते हैं, दूसरा नाम है रिव्यूलेट्स, RIVULET, रिव्यूलेट। And the streams running down the hill slopes carrying drainage to the tiny catchments during the rainy season. तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जो छोटे एकदम छोटे बंधारे करके बोलिए आप, small obstructions, but they are not costly. They are made up of the available local stones or maybe made up of the soil by excavating nearby, और उसमें हम आजू बाजू के झाड़ पत्ता भी दबा सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रहता है। हमें क्या करना है, पर्पस इज ओनली टू स्टॉप द फ्लोइंग वाटर टू सम एक्सटेंट, कोई पूरा के पूरा नहीं रोक सकते हम, इसके ऊपर से पानी बहेगा ही, तो इसलिए इसको डैमेजेस थोड़े बहुत होना है, लेकिन कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए तो ये पत्थर का यदि बना है तो ये बंड का काम करेगा, पानी रोकेगा, और पानी रोकेगा तो नेचुरली वो पानी परकोलेट होगा जमीन में, और दैट रेन वाटर इज हार्वेस्टेड इनटू दैट कैचमेंट।
So gully plugs helps in, not only helps in conservation of the water, but it also helps in conservation of the soil and moisture. जो माटी बह के जाती है छोटे छोटे रिव्यूलेट से या गली से, ड्यू टू इरोजन by the flowing water, flowing runoff from the precipitation, वो बहती हुई माटी रुक जाती है, सॉइल रुक जाती है और सॉइल का सुपीकता कम नहीं होती. The sites for gully plugs may be chosen whenever there is a local break in slope to permit accumulation of adequate water behind the bunds. है ना, जनरली वो जो छोटे छोटे रिव्यूलेट्स रहते हैं या गलीज जो रहते हैं उनको उतार रहता है और कहीं तो भी वो स्लोप एकदम ब्रेक हो जाता है, एक तो स्लोप बहुत ज्यादा बढ़ता है या एकदम कम हो जाता है, ऐसी जगह पे ये ऐसे गली प्लग देना चाहिए. है ना, यहाँ पे आपने ऐसे प्लान में देखा होगा कि ये कंटूर्स है, 550 का कंटूर है और एक 500 का कंटूर है. द स्ट्रीम्स और द रिव्यूलेट्स or the gullies or even the rivers are always perpendicular to the contour. है ना, वो जनरली उसको उतार रहता है तो वो ऊपर के कंटूर से, ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में बहते हैं. तो इसलिए ये जहां ऐसे कंटूर को क्रॉस करते हैं यानी इसका ग्राउंड लेवल चेंज होता है, वहां पे अब ये कंटूर यानी कोई आप एक्चुअली सर्वे मत कीजिए, ये विजुअली भी आप देख सकते हैं कि अरे यहाँ पे हम ये प्लग दे सकते हैं, तो उसको बोलेंगे गली प्लग. ठीक है, ये देखिए आगे में इसमें कंटूर बंड करके बताया, वो हम आगे में डिस्कस करने वाले हैं. द नेक्स्ट इज द कंटूर बंड्स. As has been shown here into this plan, into this sketch, these contour bunds are nothing but the, again, bunds or the obstructions, but they are not perpendicular to the, they are not perpendicular to the streams, rivulets or to the gullies, but they follow certain contour. एखादे कंटूर को जहां सरी का उतार है, जहां सरी के ग्राउंड लेवल है, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे बंड हम बांध देंगे, ताकि क्या होगा, ये जो स्ट्रीम्स या रिव्यूलेट से पानी आता है वो अपने आप इसको रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो ये यहाँ पे रुकेगा तो कुछ समय के लिए तो भी परकोलेट हो जाएगा, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज करने में मदद करेगा, और ये अपने साथ में जो भी सिल्ट लाया है, जो भी सेडिमेंट लाया है, वो सेडिमेंट को रोक के रखेगा ये कंटूर बंड में. ठीक है, दो चीजें हमने आज नहीं पढ़ी है, गली प्लग एंड द कंटूर बंड. They are suitable to low rainfall areas where monsoon runoff can be impounded or can be stored by constructing bunds on the sloping ground all along the contour of equal elevation. Flowing water is intercepted before it attains the erosive velocity by keeping suitable spacing between the bunds. ये bunds में spacing यदि हमने रखा बराबर, तो ये bunds are very useful for conservation or for arresting the flowing runoff. The spacing between the contour bunds depends on the slope, the area and permeability of the soil. Lesser the permeability of soil, the closer should be spacing of bunds. सॉइल की परमिएबिलिटी जितनी कम है तो ये बंड्स हम पास पास कंस्ट्रक्ट करेंगे. बहुत बड़े बंड नहीं रहते हैं, इसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर रहेगी, और उस हिसाब से सॉइल को स्लोप, टॉप विड्थ वगैरह देखिए ये बंड हम बना सकते हैं. है ना, आपने देखे होंगे आपके गांव में, खेड़े में छोटे मोटे पहाड़ी के ऊपर में रहते हैं, एक आधा में फोटोग्राफ आगे में होगा तो दिखेगा. It is also suitable on lands with moderate slope without involving terracing. यानी मॉडरेट स्लोप है तो वहां पे भी ये बंड दे सकते हैं. उसके बीच में वही आपने सपाट जमीन करने की जरूरत नहीं है, खेती के लिए प्लेन कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो नेचुरल जो स्लोप है उसको ही रखते हुए ऐसे बंड आप दे सकते हैं.
लेकिन आपने हिली एरिया में देखा होगा कि वहां पे ऐसा बंड देके, दो बंड के बीच में द ग्राउंड इज लेवल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द एग्रीकल्चर। ये जैसा ही आपको दिखेगा, इसमें आपको यू विल सी द ट्रेंचेस, you will see the furrows, you will see the contour burns also. So such things are practically done. ये तो यहाँ पे और अच्छे से दिखेगा आपको, where the slopy area or the hilly area is being used for the conservation, preservation of the precipitation water, runoff water, wastage of water can be in this way very wisely collected. फिर से मैंने दो नाम आपको बताया था, आपके ध्यान में है कि नहीं? अन्ना हजारे, अन्ना साहेब हजारे। अन्ना हजारे बोलते हैं शॉर्ट में, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति है अन्ना साहेब हजारे। एंड दी पोपटराव पवार, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, है ना, तीन नाम आप नोट करके रखिए। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हैज डन a very nice work like Annaji Hazare and Popatrao Pawar in राजस्थान। राजस्थान में बहुत, क्योंकि राजस्थान पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो वहां पे उन्होंने ये वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जिसको वाटर शेड डेवलपमेंट करके बोलते हैं, है ना, कोई नए वर्ड नहीं है, ये सब आपने पढ़े हैं हाइड्रोलॉजी। वाटर शेड आपको मालूम है, कैचमेंट एरिया, बेसिन। ये अभी धीरे धीरे हम कहाँ जा रहे हैं पढ़ते पढ़ते, ये ओवरऑल यदि ये वाटर शेड को यदि हम डेवलप करते हैं, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द conservation of the rainwater as well as the nature, forest etc, then that is called as the watershed development। है ना, हमारे सिलेबस में छोटा सा नोट आती है उसके ऊपर में, तो ये अपने आप अपन लिख सकते हैं कि what should we do for the development of the watershed from the view of the point of view of the hydrology। ठीक है, तो यहां हम अभी ब्रेक लेते हैं। टुडे विल स्टॉप हियर। आई डेफिनेटली नो that you all must be enjoying